आज हम बात करेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स से 7 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें जैसे ओडिशा बलराम योजना के बारे में और पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है एंड जो फर्स्ट जो देश का प्लाज्मा बैंक बनाया है, इसी प्रकार से नेकर सम्मान योजना, इसी प्रकार से कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BHEL के सहयोग से भारतीय रेलवे द्वारा विश्व में अपनी तरह की पहली परियोजना कमीशन की गई। तो अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत भारत में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक परियोजना शुरू की थी। यह योजना रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से सीधे जुड़ेगा। भारतीय रेल और BHEL के बीच सौर ऊर्जा परियोजना पर 9 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। सौर ऊर्जा परियोजना को 6 जुलाई 2020 को पूरा किया गया और वर्तमान में इसका व्यापक परीक्षण किया जा रहा है। इस सौर ऊर्जा परियोजना के 15 दिनों के भीतर चालू होने की उम्मीद है। यह सौर ऊर्जा परियोजना दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसमें संयंत्र से उत्पन्न बिजली को सीधे रेलवे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को प्रदान किया जाएगा। तो ये जो बिजली उत्पादन होगा यहाँ पर जो सौर ऊर्जा से उसको सीधा रेलवे अपने यूज़ के लिए उपयोग करेगा। आगे हम बात करते हैं चुनौतियों की। तो परियोजना में प्रमुख चुनौती यह थी कि भारतीय रेलवे लोकोमोटिव को बिजली देने के लिए अपने ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम में सिंगल फेज 25 kV AC का उपयोग करता है, जबकि सौर ऊर्जा संयंत्र में सौर पैनल DC डायरेक्ट करंट पावर का उत्पादन करता है। इसलिए सोलर पैनल से DC पावर को AC पावर में बदलना पड़ता है। DC में AC पावर में परिवर्तित करने के लिए एकल चरण आउटपुट वाले उच्च क्षमता वाले इन्वर्टर स्थापित किए गए थे। TSS भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सब स्टेशन को सीधे बिजली देने के लिए ट्रांसफार्मर के माध्यम से 25 kV AC को इन्वर्टर के रूप में ले जाया जा रहा है। परियोजना की अगर बात करें तो यह सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय रेलवे के लिए एक वर्ष में 1.37 करोड़ रुपए बचाएगा और भारतीय रेलवे के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा हर साल लगभग 25 लाख यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सौर ऊर्जा से लगभग 1.37 करोड़ रुपए रेलवे सौर ऊर्जा से हर साल बचाएगा और इसी का जो 25 यूनिट जो ऊर्जा है यूनिट प्रतिदिन उपयोग में लेगा। और ये जो योजना है 6 जुलाई 2020 को पूरा किया गया और इसका परीक्षण किया गया। तो 15 दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि AC को DC में परिवर्तित करने का काम किया जाएगा, तो जो इसलिए सोलर पैनल का उपयोग किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये से कम वेतन वाली 75% नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। तो राज्य में बेरोजगारी की बढ़ती दर का समाधान करने के लिए हरियाणा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में एक अध्यादेश का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये के कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो जो भी हरियाणा राज्य के अंदर जो भी कंपनी वगैरह हैं उनके अंदर जो नौकरी है 50,000 से जिसकी सैलरी कम है वो हरियाणा के लोगों को ही योजना दी जाएगी, उसका लाभ दिया जाएगा। 75% लोग जो हैं हरियाणा वाले ही रखेंगे। जून 2020 के महीने में हरियाणा में देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर थी। जून 2020 में बेरोजगारी की दर 33.6% थी। प्रस्तावित मसौदा अध्यादेश का नाम हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट ऑर्डिनेंस 2020 रखा गया है। अध्यादेश को अगली बैठक में मंत्रिपरिषद के सामने पेश किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद अध्यादेश को हरियाणा राज्यपाल और फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जाएगी। इसके उपरांत इसके बाद ये लागू किया जाएगा। लागू होने के बाद अध्यादेश उन सभी निजी तौर पर प्रतिबंधित कंपनियों, ट्रस्टों, भागीदारी फर्म, सोसाइटी आदि के लिए लागू होगा, सभी के लिए। आगे हम बात करते हैं इंजेती श्रीनिवास को IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 1983 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS जो अधिकारी हैं इंजेती श्रीनिवास, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के माध्यम से मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इंजेति श्रीनिवास 31 मई 2020 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस प्राधिकरण में 9 सदस्य होते हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है। इसके सदस्यों में अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य, आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई और पीएफआरडीए के एक सदस्य और खोज समिति की सिफारिश के आधार पर 2 सदस्य शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर टोटल 9 सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है क्या, ये इसके बारे में हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कॉरपोरेट्स, व्यक्तियों और सरकारों को फंड जुटाने की सेवा प्रदान करेगा। ये वैश्विक कर प्रबंधन, धन प्रबंधन, विलय, जोखिम प्रबंधन, संचालन आदि की जो उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। आईएफएससीए भारत में आईएफएससीएस के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा, जिसमें सेबी, आरबीआई और आईआरडीए जैसे अन्य कई नियामक बोझ कम होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में सभी बीमा और पूंजी वाले जो देश हैं विनियमित किए जा चुके हैं। आगे हम बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक को लॉन्च किया है। तो जो ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल के जो सीएम, उन्होंने एक प्लाज्मा बैंक का लॉन्च किया है। भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। प्लाज्मा बैंक को पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रतिरक्षण विभाग की स्थापना की गई है। इसकी सूचना पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री आगे ने कहा है कि 12 व्यक्ति जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं ने पहले से ही अपने प्लाज्मा दान किया है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्लाज्मा बैंक पश्चिम बंगाल राज्य में पहला प्लाज्मा बैंक है। 7 मई 2020 के बाद कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 500 बिस्तरों के लिए साथ पूरी तरह से विकसित कोविड-19 अस्पताल के रूप में काम कर रहा है। ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया सेल्फ स्कैन ऐप केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध के बाद पश्चिम बंगाल राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एक स्कैनिंग मोबाइल ऐप विकसित की है, जो चीनी ऐप कैम स्कैनर का विकल्प है। मुख्यमंत्री ने सेल्फ स्कैन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मुफ्त उपलब्ध होगा। इसकी सूचना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री आगे ने कहा है कि 12 व्यक्ति जो कोविड-19 के रिकवर हो चुके हैं, उनने अपना प्लाज्मा दान किया है। आगे हम बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन प्रतिबंध के बाद पश्चिम बंगाल ने भी उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे हम बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके द्वारा औद्योगिक इकाई, कर्मचारी और श्रमिक के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया जाएगा। इस पोर्टल का नाम महाजॉब्स है, जो कोई भी व्यक्ति mahajobs.maharashtra.government.in पर जाकर पोर्टल को देख सकता है। महाजॉब पोर्टल में पंजीकरण के लिए श्रमिकों के लिए महाराष्ट्र राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। महाजॉब्स पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC महाजॉब्स पोर्टल के सफल कामकाज के लिए नोडल एजेंसी होगी। यह पोर्टल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 3 विभागों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह विभाग श्रम विभाग, उद्योग विभाग और कौशल विकास व उद्यमिता विभाग है। महाजॉब पोर्टल्स का उद्देश्य बढ़ती बेरोजगारी और छंटनी को संबोधित करना है, जिसे राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण देखा है। पोर्टल के तहत कुल 17 सेक्टरों से नौकरियां उपलब्ध होगी, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, IT, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स आदि। तो इन सभी में नौकरियां, जो मजदूर छोड़ के चले गए हैं, उनको नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल लागू किया है। आगे हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने में महाजॉब पोर्टल कैसे मदद करेगा, ये हम देखते हैं। यह पोर्टल महाराष्ट्र में व्यापार और उद्योगों को फिर से शुरू करने में मदद करेगा, जो आगे चलकर राज्य में आर्थिक चक्र को फिर से बनाने में मदद करेगा, जो कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण बाधित हुआ था। जो प्रवासी श्रमिक पहले देश के अन्य राज्यों से में अपने घरों के लिए रवाना हुए थे, अब उद्योग और व्यापार के खुलने के बाद वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। श्रमिकों की मांग में वृद्धि होगी, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्से में आवाजाही पर प्रतिबंध है और वर्तमान में देश में केवल 230 ट्रेनों के संचालन के साथ उद्योगों और व्यवसायों को श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। महाजॉब पोर्टल इस तरह की कमी को दूर करने में भी मदद करेगा। तो सभी जो
श्रमिक हैं जो छोड़ के चले गए हैं, अपने घर को छोड़ के चले गए हैं, तो वहाँ पर एक श्रमिक की जो कमी है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसकी जो कमी है वो पूरी की जाएगी महाजॉब पोर्टल्स के लिए। इसके लिए वहाँ का एक जो निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा। तो महीनों के विवाद के बाद असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 6 जुलाई 2020 को लिया गया और असम सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई। विवाद की अगर बात करें तो विवाद कहाँ चल रहा था? अप्रैल 2020 के महीने में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरणविदों के नेतृत्व में एक विरोध अभियान चलाया गया था। यह अभियान स्टैंडिंग कमेटी की 57वीं बैठक के दौरान नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा किए गए विवादास्पद निर्णय के कारण था। इस निर्णय के तहत साले की प्रस्तावित आरक्षित वन के 98.57 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड को कोयला बनाने के लिए प्रारंभिक स्वीकृति दी गई थी। साले की प्रस्तावित आरक्षित वन इको सेंसिटिव जोन के भीतर आता है, जो कि देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे में है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 10 किलोमीटर के दायरे में जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा और वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में इसको परिवर्तित किया जाएगा। विवाद के बाद इस स्थान पर 3 जून को कोयला खनन कार्य बंद कर दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई NEC 2003 से बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के इस स्थान पर खनन कर रही थी। इसके लिए असम के वन विभाग ने मई 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड पर 43.24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य में जो कोयला खनन किया जा रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 1992 में देहिंग पटकाई को एलिफेंट रिजर्व के घोषित किया गया था, पर बाद में 13 जून 2004 को देहिंग पटकाई को एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तो ये बहुत बड़ा विवाद चल रहा था पहले से, तो इसको 6 जुलाई 2020 को मंजूरी मिल गई है और इसको राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जाएगा पटकाई अभयारण्य को। तो इसके अंदर क्या था कि जो कोल इंडिया लिमिटेड वहाँ पर खनन कर रही थी उस पर जुर्माना लगा के 43.24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा के वहाँ से हटा दिया गया। आगे हम बात करते हैं। नेपाल में भारत द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया। तो पूर्वी नेपाल के प्रांत एक के इलम जिले में संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस विद्यालय का नाम श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय है। उद्घाटन समारोह वर्चुअल काठमांडू में है। भारतीय दूतावास द्वारा बारबोट ग्राम विकास समिति और संस्कृत विद्यालय की स्कूल प्रबंधन समिति ने भाग लिया था। नवनिर्मित संस्कृत विद्यालय के बारे में हम बात करते हैं तो श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास भागीदारी के तहत किया गया है। संस्कृत विद्यालय के निर्माण की लागत लगभग 31.13 मिलियन नेपाली रुपये है। प्राथमिक विद्यालय के रूप में संस्कृत विद्यालय 2009 में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 2014 में माध्यमिक स्तर पर स्कूल में अपग्रेड किया गया था। स्कूल में वैदिक और साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल का नवनिर्मित बुनियादी ढांचा छात्रों के लिए सीखने के माहौल को बहुत अधिक बढ़ावा देगा। नेपाल भारत मैत्री के तहत जून 2020 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो नेपाल भारत मैत्री परियोजना के तहत 16 जून 2020 को एक समझौता ज्ञापन MOU पर भारत और नेपाल ने हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रतिष्ठित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में एक स्वच्छता सुविधा का निर्माण करेगा। इस परियोजना की लागत 2.33 करोड़ रुपये है। तो एक नेपाल के अंदर एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई है जो भारत और नेपाल दोनों के मैत्रीपूर्ण समझौते पर है, जिसका नाम है सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। तो ये वहाँ पर बनाई गई है काठमांडू के अंदर। पहले ये 2009 तक स्थापित की गई थी, जब ये प्राथमिक विद्यालय था। 2014 में इसको माध्यमिक स्तर पर कर दिया गया है। अब इसको और बढ़ा के बढ़िया किया गया है। तो इसमें जो परियोजना में जो लागत आ रही है वो 2.33 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो इसको मतलब लगभग इसमें 31.13 मिलियन नेपाली रुपए जो लगेंगे वो इसके अंदर लगने वाले हैं, भारत और नेपाल दोनों के। तो इसी के साथ में हम आगे चर्चा करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तो अगले टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं कर्नाटक सरकार ने नेकर समान योजना लॉन्च की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कई बार पूछ लिया जाता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो BS येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम
नेकर समान योजना है, इसका अर्थ है बुनकर समान योजना भी हो सकता है। चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 में आयोजित के अनुसार कर्नाटक राज्य में 54,789 हथकरघा बुनकर पंजीकृत हैं। नेकर समान योजना की बात करें तो इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए कर्नाटक राज्य में रेशम, कपास, ऊनी और अन्य हथकरघा बुनकरों को सेवा सिंधु पोर्टल में खुद को पंजीकृत करना होगा। 6 जुलाई 2020 को 40,634 हथकरघा बुनकरों योजनाओं के एक लाभार्थी बनने के लिए सेवा सिंधु पोर्टल के तहत खुद को पंजीकृत किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार सेवा सिंधु पोर्टल के साथ पंजीकृत राज्य के सभी बुनकरों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पहले चरण के तहत लॉन्च के समय मुख्यमंत्री ने राज्य में 19,744 बुनकरों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये स्थानांतरित किए थे। तो इस तरीके से ये बुनकरों के लिए अच्छी योजना है। इसके अंदर उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको मतलब योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसी के बाद वार्षिक रूप से सेवा सिंधु पोर्टल के तहत सभी पंजीकृत बुनकरों को एक बार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना पर कर्नाटक राज्य सरकार को हर साल 10.96 करोड़ रुपए की लागत का वहन करना पड़ेगा इस योजना के तहत। तो सभी जो हथकरघा बुनकर हैं, जो हाथ से बुनकर कोई भी कढ़ाई वगैरह जो करते हैं या फिर जो करते हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। और कर्नाटक सरकार पर 10.96 करोड़ रुपए का भार आएगा हर साल। तो उनके समान में 40,634 हथकरघा बुनकरों को योजना का लाभ मिलेगा। और इसी के साथ 2,000 रुपये की जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक सेवा सिंधु पोर्टल है, उस पर जाकर पंजीकृत करना पड़ेगा हर बुनकर को। आगे हम इसी के साथ में चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है। हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, जिससे उज्ज्वला योजना के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो इसकी घोषणा 6 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की योजना हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना ने राज्य में 100% घरेलू रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। तो ये एलपीजी जो गैस कनेक्शन है, सभी घर में एलपीजी गैस कनेक्शन हिमाचल सरकार ने पहुंचाया है। तो इसी के साथ में सभी लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध हो गए हैं। तो हिमाचल सरकार ने सभी को गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया है। तो हिमाचल केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी घर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र थे। इसमें केवल पेंशन भोगी या राज्य केंद्र सरकार में कार्यरत लोग आयकर दाताओं वाले परिवार शामिल नहीं किए गए। आज तक हिमाचल गृहिणी योजना के तहत कुल 2,76,243 परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। तो हिमाचल एक ऐसा पहला देश है जिसमें हर घर के अंदर गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो हिमाचल ने जो उज्ज्वला योजना थी, इसी के तहत गृहिणी उज्ज्वला योजना प्रोवाइड किया थी हिमाचल प्रदेश ने। तो 2018 में ये लागू की थी। उसके अंदर सभी जो घर थे उनमें सभी के अंदर गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाया था हिमाचल सरकार ने। तो आज हिमाचल जो प्रदेश है वो पहला राज्य भारत का बन गया है जहां हर घर के अंदर गैस कनेक्शन उपलब्ध है और हर गृहिणी गैस कनेक्शन का उपयोग कर रही है। आगे हम इसी के साथ में चर्चा करते हैं। ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की है। तो किसानों के लिए एक योजना है बलराम योजना, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ओडिशा राज्य सरकार ने राज्य में भूमिहीन किसानों, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, एक योजना शुरू की है जिसके तहत राज्य में लगभग 7 लाख भूमिहीन किसानों या अंशधारकों को ऋण दिया जाएगा। और इस योजना का नाम बलराम योजना है। यह योजना राज्य में भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन के प्रभाव के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ओडिशा सरकार की कालिया योजना की अगली कड़ी के रूप में बलराम योजना को 2019 में ओडिशा में विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार द्वारा घोषित किया गया था। आगे हम बात करते हैं बलराम योजना है क्या। तो बलराम योजना के तहत ऋण संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
ऋण सामाजिक संपार्श्विक के आधार पर उपलब्ध होंगे। अगले वर्षों में लगभग 7 लाख किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए किसानों के 1,40,000 समूह का गठन किया जाएगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसानों के 70,000 ऐसे समूह क्रेडिट का लाभ पा रहे हैं, जबकि शेष समूह को अगले वित्त वर्ष के दौरान लाभ मिलेगा। तो इसके अंदर जो समूह बनाए जाएंगे कि 5-5 के ऐसे समूह बनाए जाएंगे, सभी 7 लाख जो किसान हैं उनके समूह बनाए जाएंगे और इस प्रकार से 1,40,000 समूह बनाए जाएंगे, उनको सहायता दी जाएगी। इनमें से प्रत्येक समूह में 5 भूमिहीन किसान शामिल होंगे। अभी मैंने बोला कि 5 किसानों के समूह बनाए जाएंगे। किसान समूह में से प्रत्येक को 1.6 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने अनुमान लगाया कि राज्य में 1,40,000 ऐसे भूमिहीन किसान समूह को 1,040 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कृषि और किसान विभाग और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बीच सहयोग से बलराम योजना तैयार की गई है। तो नाबार्ड और ओडिशा सरकार जो है उसके सहयोग से ये योजना लागू की गई है। इसके अंदर जो 1,40,000 समूह बनाएंगे और प्रत्येक 5 का एक ग्रुप होगा और 5 को एक ग्रुप को 1.6 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स 7 जुलाई का। तो दोस्तों इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नए वीडियो जो भी अगला करंट अफेयर्स का वीडियो डले वो आपको तुरंत मिल जाए। ये जो करंट अफेयर्स है ये हर एग्ज़ाम में आने वाला करंट अफेयर्स है। इसमें आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए और डेली आप देखते रहिए और इसी तरीके से आपकी तैयारी होती रहेगी। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उस लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।